नमस्कार, मैं हूं फिरोज शानी और आप मेरे साथ देख रहे हैं लोक मंत्र। लोकसभा जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, सियासी सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं और खासकर यूपी में। जैसा आप जानते हैं कि यूपी एक ऐसा राज्य है जहां से सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें आती हैं, 80 सीटें हैं। इसके बाद महाराष्ट्र है जहां पर 48 सीटें हैं। तो यूपी को लेकर जो रस्साकशी चल रही है, और खासकर रस्साकशी, बीजेपी तो इसको अपना गढ़ मानती है। पिछले बार भी उसने यहाँ से 63 सीटें जीती थी और क्या इस बार अनुमान है राम मंदिर का जो वहाँ पर जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है उसके बाद उनको लगता है कि 80 से 80 सीटें वो निकाल लेंगे, ऐसा उनका अनुमान है। दूसरी तरफ अगर हम बिहार की तरफ जाएं तो बिहार में इंडिया अलायंस, इंडिया गठबंधन को नीतीश कुमार ने झटका दे दिया है और उन्होंने जो पलटी मारी है, जिसके लिए वो हमेशा मशहूर रहे हैं, उससे एक बहुत बड़ा झटका लगा है इंडिया गठबंधन को। और नीतीश कुमार वो थे जिन्होंने इंडिया अलायंस बनाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी। तमाम नेताओं को, तमाम क्षेत्रीय दल के नेताओं को एक छत के नीचे लाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी, लेकिन उन्होंने ही सबसे पहले इस जहाज से, ये जो इंडिया अलायंस नाम का जहाज है, उससे छलांग लगा के वो बीजेपी के खेमे में चले गए। तो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ खासकर यूपी के बारे में। यूपी एक बहुत बड़ा एक पेज है जो इंडिया गठबंधन के लिए एक अटका हुआ है। तो अगर हम यूपी की बात करें तो वहाँ पर एसपी, बीएसपी और इंडिया अलायंस की अगर बात करता हूँ तो वहाँ पर प्रमुख रूप से कांग्रेस की बात ही हो रही है। तो उनमें लेके एक रस्साकशी चल रही है। बीच में खबरें आई थी कि बीएसपी भी शामिल हो सकती है, लेकिन इस बीच मायावती ने घोषणा कर दी कि वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगी। हालांकि अब रिसेंटली फिर से ऐसी खबर आ रही है, जब इंडिया गठबंधन ने कहा कि हमारे दरवाजे उनके लिए खुले हैं। तो जैसा आप सब जानते हैं कि राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो आगे देखेंगे कि क्या हो सकता है, मायावती का अगला रुख क्या होगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इस बीच जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। पहली सूची उन्होंने 30 जनवरी को जारी की थी और दूसरी सूची आज जारी की। इस तरह से वो 80 में से 27 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। और जो सबसे अहम बात है वो ये है कि इसमें जो 80% उम्मीदवार हैं वो पीडीए के हैं। पीडीए मतलब पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग, उनको उन्होंने टिकट दिया है समाजवादी पार्टी ने। और दूसरी बड़ी खबर यह है कि समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को 17 सीटों का ऑफर दिया है। आपको बता दूं कि इसके पहले समाजवादी पार्टी ने 11 सीटों का ऑफर दिया था। अब उन्होंने इसमें 6 सीटों को बढ़ाकर उन्होंने 17 सीटों का ऑफर दिया है। अब कांग्रेस इसको, या हम लोग इसको किस रूप में देखते हैं, ये देखने वाली बात है। क्या ये अल्टीमेटम है कि भाई 17 सीटें आप ले लीजिए, इससे ज़्यादा हम नहीं दे सकते हैं, और अगर नहीं लेना है तो ठीक है, हम हो सकता है कि गठबंधन से ही अलग हो जाएं और अकेले ही दम पर चुनाव लड़ें। अब वहाँ पर दिक्कत यह है कि वहाँ वर्चस्व की लड़ाई है यूपी में। खासकर कांग्रेस तो वैसे भी डेसिमेट हो गई। वहाँ पर एसपी और बीएसपी का पूरा जो वजूद है, जो राजनीतिक वजूद जिसे हम कहते हैं, वो वही यूपी की पॉलिटिक्स पे ही निर्भर करता है। और ऐसे में देखना है कि क्या अपने वजूद को बचाने के लिए बीएसपी, एसपी ये लोग साथ में आएंगे, ये देखने वाली बात होगी। तो ये अगर ये 17 सीटों का जो ऑफर दिया गया है, इसमें
कांग्रेस इसको मानती है कि नहीं मानती, ये देखने वाली बात है। और इसके आधिकारिक रूप से घोषणा हुई है। इसमें जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं राजेंद्र चौधरी, उन्होंने बाकायदा मीडिया से बात करते हुए इस बात की जानकारी दी कि 17 सीटों का ऑफर अभी दिया गया है। हालांकि इस पर अभी तक कांग्रेस की तरफ से कोई भी रिएक्शन नहीं आया है। तो अगर हम आज की इस सूची की बात करें, जैसे कि इसके पहले हम बताया था कि 80% जो सीटें हैं जो आज उन्होंने घोषित की हैं, वो उसमें पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग के उम्मीदवार हैं। और उसमें मैं खासकर दो उम्मीदवारों के यहाँ पर बात करना चाहूँगा। तो इसमें पहले तो है गोंडा से आपकी श्रेया वर्मा। श्रेया वर्मा बेनी प्रसाद वर्मा की पोती हैं। बेनी प्रसाद वर्मा बहुत ही कद्दावर नेता रहे हैं और मुलायम सिंह यादव के बहुत ही करीबी और बहुत ही विश्वास पात्र रहे हैं। तो ऐसे में उन्होंने श्रेया वर्मा को गोंडा से टिकट दी है, जो कि एक बहुत बड़ी उन्होंने एक चाल चली जिसको हम कह सकते हैं। और इसके अलावा जैसे कि आप सबको मालूम है कि आरएलडी, राष्ट्रीय लोक दल, जो पहले तो गठबंधन में शामिल था, लेकिन चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिलने के बाद उनके जो पोते जयंत चौधरी, जो अब पार्टी संभालते हैं, और जो अजीत सिंह के बेटे हैं, उन्होंने भी पाला बदल दिया और जनता पार्टी के साथ शामिल हो गए हैं। तो ऐसे में मुजफ्फरनगर से उन्होंने खड़ा किया है आपके हरेंद्र मलिक को। हरेंद्र मलिक जो है वो बड़े कद्दावर नेता है, जाट नेता है, किसान है। और इस तरह से जयंत चौधरी और अखिलेश के बीच में रस्साकशी चली रही थी, तनातनी चली रही थी। तो उन्होंने हरेंद्र मलिक जैसा एक कद्दावर नेता मुजफ्फरनगर से खड़ा किया है, जो जाट बैट माना जाता है, जिसको कहा जाता है कि चौधरी चरण सिंह का, जिसको आप कह सकते हैं कि उनका गढ़। तो वहां पर उन्होंने एक दांव खेला है हरेंद्र मलिक को लाके। बहरहाल फिलहाल के लिए तो इतना ही है, बस देखते हैं कि आगे और क्या हो सकता है। इधर इस बीच आप जैसे कि देख रहे हैं जो उठापटक चल रही है, इधर मध्य प्रदेश में भी से जो खबरें आ रही हैं कि कमलनाथ पूर्व मुख्यमंत्री, उनको लेके बातें हो रही हैं कि वो बीजेपी में जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, इस तरह की बातें हो रही हैं। और दूसरी तरफ गठबंधन की अगर बात करें तो उधर वेस्ट बंगाल में ममता तो पहले ही बोल चुकी हैं कि वो अकेले ही दम पर चुनाव लड़ेंगी। तो ऐसे में गठबंधन की स्थिति क्या होगी, ये देखने लायक है। और इसके अलावा आपको बता दूं कि राहुल गांधी इस वक्त यूपी के दौरे पे हैं। जो उनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, वो यूपी में प्रवेश कर चुकी है। और मुलायम सिंह यादव ने इस यात्रा में शामिल होने का जो न्योता है वो भी स्वीकार कर लिया है, वो भी इस यात्रा में शामिल होंगे। लेकिन अब देखना यह है कि जो 17 सीटों का ऑफर दिया है, इसको लेकर कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया होती है, वो उस पर क्या विचार करती है, क्या फैसला करती है। और अगर ऐसे में अखिलेश यादव अगर ये इस रैली में शामिल नहीं होते तो ये गठबंधन के लिए एक बहुत बड़ा ही झटका होगा। अगर लिस्ट की बात करूँ तो हम बात करते हैं कि मुजफ्फरनगर से हैं हरेंद्र मलिक, आंवला से नीरज मौर्य, शाहजहाँपुर से राजेश कश्यप, हरदोई से उषा वर्मा, मिश्रिक से रामपाल राजवंशी, मोहनलालगंज से आर.के. चौधरी, प्रतापगढ़ से डॉक्टर S.P. सिंह पटेल, बहराइच से रमेश गौतम, गोंडा से श्रेया वर्मा, गाजीपुर से अफजाल अंसारी, जो काफ़ी माफिया माने जाते हैं, और चंदौली से वीरेंद्र सिंह। तो ये थी इनकी लिस्ट। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।